Hello, dear students. In this video, I'm going to take up quantum number 3 and 4. My third quantum number is magnetic quantum number. It is represented by small m or ml also some of the times. तो ये जो क्वांटम नंबर है ना, ये हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है. जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल्स के बारे में बताता था, और जो एजिमुथल क्वांटम नंबर था वो हमें सबशेल्स के बारे में बहुत डिटेल में बता दिया उसने. तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा. तो इसमें कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन हैं जब न्यूक्लियस के आसपास एंगुलर मोशन में रिवॉल्व करते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एटम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. ये मैग्नेटिक फील्ड एटम के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ इंटरैक्ट करती है. तो जब दो मैग्नेटिक फील्ड, एक एटम के अंदर और एक एटम के बाहर, जब दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगी तो डेफिनेटली क्या होगा, उनके बीच में कुछ रिपल्शंस, अट्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है. और जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है ना, वो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन ले लेता है, किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे शिफ्ट कर जाता है. इसीलिए मैंने आपको जो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल थे पहले ही करवा दिए थे. हालांकि आप जितनी भी बुक्स पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स पहले होते हैं, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल बाद में होते हैं. बट आई हैव प्रेफर्ड कि आपको शेप्स ऑफ ऑर्बिटल पहले पता होने चाहिए, तो ओनली देन यू कुड अंडरस्टैंड कि एक्स एक्सिस क्या है, वाई क्या है, जेड एक्सिस क्या है. तो मैं आपको बता रहा था कि जब एटम के अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले एटम के बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन में आता है तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है अपने आप को सर्टन प्रेफर्ड रीजन में ओरिएंट कर लेता है, यानी कि अरेंज कर लेता है, और 3 डायमेंशन स्पेस में अराउंड द न्यूक्लियस. और उस 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस को, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने आप को ओरिएंट करता है, मे बी स्फेरिकल शेप में, मे बी डम्बेल शेप में, मे बी डबल डम्बेल शेप में, उनको क्या कहा जाता है? ऑर्बिटल्स कहा जाता है. अब पता लगा ऑर्बिटल्स के बारे में. सो ऑर्बिटल इज ए 3 डायमेंशनल स्पेस around the nucleus where probability of finding the electron is maximum, right? तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसका नाम भी अब मैग्नेटिक क्यों है आपको पता चल गया होगा कि इसीलिए है क्योंकि एटम के अंदर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करती है, और अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो चूँकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास एंगुलर मोशन में रिवॉल्व करता है, तो डेफिनेटली पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, बाद में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल्स डिटरमिन करने में हेल्प करता है कि किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू l पे डिपेंड करती है. And you must remember this, m is equal to minus l 0 plus l, यानी कि l की जितनी भी वैल्यू होगी वो माइनस ले लेनी है, फिर 0, फिर प्लस पे चले जाना है, तो m की वैल्यूज निकल आएंगी. नाउ लेट अस अज्यूम अगर l की वैल्यू 0 है तो m कितना होगा? 0. हम ये तो नहीं कह सकते -0 0 प्लस 0, वी कैन नॉट डू लाइक दैट. सो इसमें हमने सिर्फ इतना ही कहना है, इफ l इज इक्वल टू 0 m इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू 0. नाउ इफ l इज इक्वल टू 1, नाउ कम टू द पॉइंट, l इज इक्वल टू 1, m विल बी इक्वल टू -1 because we said कि m is equal to minus l 0 plus l. So if l is equal to 1 और 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? l की वैल्यू 1 किसको रिप्रेजेंट करती है? p सब शेल को. तो m is going to be
-1 0 +1। ये जो -1 है, m की वैल्यू -1 है, ये px या py किसी भी ऑर्बिटल को आप इसके साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। आप इसे px बोलिए या py बोलिए, इट्स एंटायरली योर चॉइस, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन ये है कि आपने अगर इसको px बोला है तो m = +1 को py बोलना है, इतना ध्यान रखना है। आई रिपीट अगेन, इफ l = 1, m is going to be equal to -1 0 +1। -1 जो है वो px है, 0 जो है वो pz है, और जो +1 है वो py है या px है। अब हम p क्यों बोल रहे हैं भाई? l की वैल्यू 1 थी ना, तो पीछे सेकंड क्वांटम नंबर में बार बार क्या बताया कि l की वैल्यू 1 हो तो उसे क्या कहते हैं? p सबशेल। तो p सबशेल के अंदर 3 ही तो ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। तो m = -1 रिप्रेजेंट करता है px को या py को, जिसको मर्जी लिख दीजिए। 0 जो है वो फिक्स है, वो pz को ही रिप्रेजेंट करता है। +1 जो है वो px या py किसी को रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन अगर आपने -1 को px कह दिया है तो +1 को आपने क्या कहना है? py कहना है। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देता हूं l = 2 के साथ। Okay, so here I'm going to take up l = 2। You know very well कि l = 2 का मतलब क्या होता है? d सबशेल। If l = 2 तो m क्या होता है? -l 0 to +l। तो यानी कि अगर l की वैल्यू 2 है तो m is going to be -2 -1 0 +1 एंड +2। -2 किसको रिप्रेजेंट करता है? अच्छा, ये वैल्यूज कितनी है पहले ये देखिए, 1 2 3 4 5। तो डी सबशेल के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते हैं ना। तो ये 5 वैल्यूज आ गई, है ना कमाल की चीज जो ये क्वांटम नंबर्स हैं। तो इसके 5 ऑर्बिटल्स आ गए, -2 -1 0 +1 +2। ये सारा स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से ड्राइव हुआ है। आपने तो नहीं ड्राइव करना, लोअर क्लासेस में 11th स्टैंडर्ड में तो नहीं करना होता, लेकिन ये जो क्वांटम नंबर पहले 3 हैं, ये तीनों के तीनों स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से ड्राइव हुए हैं। हाँ, जो चौथा क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर, that was not driven from Schrodinger wave equation. So if L is equal to 2, which represent D subshell, then M is going to equal to -2 -1 0 +1 +2। अब -2 किसको रिप्रेजेंट करता है? इसको आप dxy भी कह सकते हैं, xy वाली वैल्यू देनी है, या x² - y² कह सकते हैं। -2 हो गया। अब +2 पे आ जाइए। +2 को भी आप dxy भी कह सकते हैं या dx² - y² कह सकते हैं। लेकिन अगर आपने -2 को dxy कह दिया है तो +2 को dx² - y² कहना चाहिए। गॉट इट? नाउ कम टू -1। -1 को आप z वाली वैल्यू देंगे, dxz या dyz, और +1 को भी आप dxz या dyz कह सकते हैं। लेकिन अगर आपने -1 को dxz कह दिया है तो +1 को क्या कहना चाहिए? dyz कहना चाहिए। और जो 0 है वो हमारा फिक्स है, dz²। गॉट इट? ठीक है। तो ये 5 वैल्यू से हमें पता चलता है कि जो डी सबशेल है उसके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन। तो डी सबशेल हैज गॉट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हम आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू करेंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना शुरू करेंगे, तो आपको बड़ी क्लैरिटी से बताया जाएगा कि एस में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते,
P में 6 से ज़्यादा नहीं होते, D में 10 से ज़्यादा नहीं होते, F में 14 से ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि आप क्वांटम नंबर पढ़ चुके होंगे। तो क्वांटम नंबर में बताया है कि S सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और P सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 हो गए। तो D सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह से F सब शेल जो है उसके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। देखिए, अगर L की वैल्यू 3 है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? F सब शेल को। तो अगर L 3 है तो M क्या होगा? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. How many values are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 values. मतलब 7 orbitals. Each orbital has how many electrons? 2 electrons. Total electron 14. Got it? I'm very sure this is clear to you. लास्ट क्वांटम नंबर जो हमने पढ़ना है वो बहुत ही जल्दी से हो जाएगा। वो इसके तरह से कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है। उसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। इसे स्मॉल s या ms के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसको ms भी लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करता है और अपने एक्सिस पे भी स्पिन करता है। तो अपने एक्सिस पे जब स्पिन करता है तो वो स्पिन क्लॉकवाइज भी होती है, एंटी क्लॉकवाइज भी होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करता है अपने एक्सिस पे तो लिखते हैं s = +1/2, और जब वो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो उसे कहते हैं -1/2. So this is all about your quantum number. More you watch the videos of quantum number, more you will find it's easier to understand the quantum number, because it's a very easy. Since the name is quantum number, definitely it has come from Schrodinger wave equation. Definitely they have come from derivation of solution of Schrodinger wave equation, and they are driven from branch of science called as quantum mechanics. That is why the name quantum, because it's all about the numbers. We have talked about the numbers only. Like in the principal quantum number, we have talked about 1, 2, 3, 4. In the second quantum number, azimuthal quantum number, we have not started from 1, we have started from 0, 0, 1, 2, 3. So that N and L don't interfere with each other. So far as M is concerned, it is from -L to +L including 0. So far as spin quantum number is there, it never interfere because it is a half positive and half negative. For clockwise spin of electron around its axis, s is equal to +1/2, and for anti-clockwise s is going to be equal to -1/2. That is all I wanted to tell you about the quantum number for right now. These two quantum number, and first two quantum number I have taken up in my first video. That is the lengthier one, and this is a bit smaller one. So I hope you will watch both the videos if you want to understand. Don't watch them haphazardly. First watch first two quantum numbers, then watch magnetic quantum number and spin quantum number. And before doing the topic of quantum number, I suggest all my students to go through the shapes of orbitals. That's really very important. Thank you very much. We call it a day. Love you all. Thank you. Good day.